तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। गाइस, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कैसे प्रेस जो है वो मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैला सकती, गलत इन्फॉर्मेशन या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन जो है उसे स्प्रेड नहीं किया जा सकता है, और किस तरीके से प्रेस की भी अपनी एक जिम्मेदारी है, जिस जिम्मेदारी का प्रेस को आभास होना चाहिए। या हम केवल प्रेस की फ्रीडम को लेकर बात कर रहे हैं तो केवल यही बात नहीं हो रही है कि भाई प्रेस स्वतंत्र होनी चाहिए, प्रेस तो स्वतंत्र होनी ही चाहिए, सरकार का किसी भी तरह का दखल उसमें नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी समझना जरूरी है कि एक स्वतंत्र प्रेस की भी अपनी जिम्मेदारियां होती है। द प्रेस एज अ होल, यानी कि पूरा, अगर हम कंप्लीटली अगर प्रेस की बात करते हैं, एंड इन दिस टेक्निकल एंड रिस्ट्रिक्टेड सेंस, अगर हम इसकी तकनीकी तरीके से बात करें या फिर रिस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है प्रतिबंधित भावना से अगर हम बात करें, इज दस प्रीटी फ्री इन अ पीसफुल ब्रिटेन, यानी शांतिपूर्ण ब्रिटेन के अंदर, यानी कि यूके की आप बात कर सकते हैं। ब्रिटेन में शांति के समय में, यानी कि जब देश में कोई आपातकाल की स्थिति नहीं है, कोई युद्ध की स्थिति नहीं है, उस समय की अगर हम बात करें तो काफी फ्री है, काफी स्वतंत्र है प्रेस। देयर इज नो शेड ऑफ पॉलिटिकल ओपिनियन, किसी भी तरह की छाया जो है किसकी, पॉलिटिकल ओपिनियन यानी कि राजनीतिक सलाह या राय की कोई छाया उस पर दिखाई नहीं देती। दैट डज नॉट समहाउ कंट्राइव, जो कि किसी तरीके से इस व्यवस्था को किया गया है टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, के भाई प्रेस अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर सके, अपनी अभिव्यक्ति दे सके, जो भी बात वो करना चाह रहे हैं कर सके। बट इफ वी गो ऑन टू इमेजिन दैट एनी पर्टिकुलर ऑर्गन of the press enjoys the larger liberty of being a forum of public opinion, we are gravely mistaken। लेकिन अगर हम इसी तरह से गो ऑन का मतलब होता है लगातार किसी रास्ते पर चलते जाना, ठीक है, तो गो ऑन टू इमेजिन यानी कि हम इसी तरीके से अगर कल्पना करते रहें, विचार करते रहें, दैट एनी पर्टिकुलर ऑर्गन के कोई भी निश्चित ऑर्गन यानी कि तंत्र की अगर हम बात करें जो कि प्रेस का है, enjoys the larger liberty of being a forum of public opinion, कि भाई ये एंजॉय करता है एक बहुत बड़े पैमाने पर स्वतंत्रता को, कि यह पब्लिक ओपिनियन का एक फोरम है। यानी कि अगर हम लोग ये मान लें कि प्रेस जो है वो केवल और केवल किस चीज के लिए है, पब्लिक ओपिनियन के लिए है, और पब्लिक ओपिनियन का ही सबसे बड़ा फोरम जो है वो प्रेस है, अगर हम केवल यही मानकर चलते हैं, वी आर ग्रेवली मिस्टेकन, तो हम लोग गंभीर रूप से गलती कर रहे हैं, क्योंकि केवल और केवल पब्लिक के लिए ही ये फोरम नहीं है। एवरी न्यूज़पेपर इज shackled to its own set of overlords and in its turn like the unmerciful servant। तो यहां पर हर न्यूज़पेपर जो है जिसका ढेर लगा हुआ है, इसके खुद के जो सेट हैं, इसकी खुद की जो व्यवस्थाएं हैं ऑफ ओवरलोड्स मतलब इनके ऊपर के जो मालिक हैं, जो इनको प्रेसेस को चलाने वाले लोग हैं, एंड इट्स टर्न, और इसके बदले में लाइक द अनमर्सीफुल सर्वेंट, जैसे कि एक दयाहीन निर्दयी नौकर जो है उसकी तरह व्यवहार करता है। एक्सरसाइजेज अ पावरफुल बॉन्डेज अपॉन इट्स रीडर्स ऑन द पब्लिक जनरली इंडीड। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि भाई अनमर्सीफुल नौकर की तरह व्यवहार करता है प्रेस, और अभ्यास करता है एक पावरफुल बॉन्डेज का, यानी कि एक बहुत ही ताकतवर बंधन जो है वो देखने को मिलता है किसका, इसके रीडर्स का, जो इस न्यूज को पढ़ने वाले लोग होते हैं, या प्रेस में जो अखबार छपते हैं उन अखबारों को पढ़ने वाले लोग जो होते हैं, ऑन द पब्लिक, जो कि पब्लिक पर इनका बर्डन जो है वो या बॉन्डेज जो है इसका दिखाई देता है। जनरली सामान्यतः इंडीड का मतलब होता है निश्चित तौर पर। वी मे से दैट द हैवीएस्ट रिस्ट्रिक्शन अपॉन द फ्रीडम ऑफ पब्लिक ओपिनियन इज नॉट द ऑफिशियल सेंसरशिप of the press but the unofficial censorship by a press which exists not so much to express opinion as to manufacture it। ठीक है, तो यहां पर हम लोग अगर देखें कि भाई सबसे बड़े प्रतिबंध की अगर बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है, सबसे बड़े प्रतिबंध की अगर बात यहां पर की जा रही है, तो यहां पर यहां क्या कहा गया है कि हम लोग शायद तक ये कह सकते हैं, वी मे से दैट, हम शायद ऐसा कह सकते हैं, द हैवीएस्ट रिस्ट्रिक्शन, सबसे भारी जो प्रतिबंध लगता है अपॉन द फ्रीडम ऑफ पब्लिक ओपिनियन इज नॉट द ऑफिशियल सेंसरशिप। तो पब्लिक ओपिनियन पर, यानी कि लोग जो हैं, उन लोगों की जो राय है, लोगों की जो सलाह है, लोगों के जो विचार हैं, उन पर सबसे भारी प्रतिबंध जो लगता है वो कभी भी ऑफिशियल यानी सरकारी सेंसरशिप के द्वारा, अधिकारी सेंसरशिप के द्वारा नहीं लगाया जाता, कि भाई
सरकार जो है उसने ला करके प्रेस के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया कि भाई आप पब्लिक ओपिनियन नहीं बताओगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। बट द अनऑफिशियल सेंसरशिप है, बल्कि अनौपचारिक सेंसरशिप देखने को मिलती है बाय अ प्रेस, जो कि प्रेस खुद ही लगाता है, क्योंकि प्रेस जो है वो लोगों की बात लोगों के सामने नहीं रखना चाहता। एक तो सीधी सी बात है कि लोग जो वास्तविकता में कह रहे हैं, चाह रहे हैं, वही बात प्रेस करे। और दूसरा कि भाई जो प्रेस कहलवाना चाह रहा है, केवल उन्हीं लोगों की बात लोगों तक पहुंचाई जाए, बाकी सब लोगों की बात जो है वो लोगों तक ना पहुंचाई जाए। तो ये जो सेंसरशिप है, सेंसरशिप मतलब होता है कि किसी भी चीज में दखलंदाजी करना, प्रतिबंध लगाना कि भाई ये चीज लोगों के सामने जाएगी, ये चीज लोगों के सामने नहीं जाएगी। अब समस्या क्या आती है कि भाई मैं मान लीजिए कि एक रिपोर्टर हूं, मेरे विचारधारा को जो चीज सपोर्ट करती है वही चीज मैं लोगों को दिखाऊं, और बाकी लोग जो बात कर रहे हैं वो मेरी विचारधारा अगर उससे सहमत नहीं है तो मैं उस सारी चीज को डिलीट कर दूं। ऐसा आप बहस में भी देखोगे, जो आप शाम के टाइम देखते हो ना, बहस वगैरह होती है, बहुत सारे पैनलिस्ट बैठे होते हैं आपस में बहस करते हैं। तो जानबूझ करके जो बात लोगों तक ज्यादा पहुंचानी है, ऐसे एंकर्स जो होते हैं वो ऐसे लोगों को ज्यादा मौका देते हैं, ज्यादा समय देते हैं, और उनको ज्यादा अपनी बात कहने का मौका देते हैं। और जो बात एंकर के विचारधारा को या ओपिनियन को सूट नहीं करता, उस आदमी को चुप करा दिया जाता है, या एंकर खुद ही उससे उल्टे सीधे सवाल पूछने लग जाता है। तो ये चीज ज्यादा देखने को मिलती है। तो अनऑफिशियल सेंसरशिप बाय अ प्रेस ज्यादा देखने को मिलती है, विच एग्जिस्ट नॉट सो मच टू एक्सप्रेस ओपिनियन एज टू मैन्युफैक्चर इट। जो कि एग्जिस्ट करता है, जो कि अस्तित्व में है, इसलिए नहीं कि भाई एक्सप्रेस की जाए ओपिनियन को, बल्कि इसलिए कि ओपिनियन को मैन्युफैक्चर किया जा सके, ओपिनियन को बनाया जा सके। लोग जो हैं, लोगों के बीच में अपने मन की बात रख करके उस पर डिस्कशन कराया जाए, ना कि वह बात जो लोग डिस्कस कर रहे हैं उस पर बात की जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है यहां पर, द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ अ पॉपुलर डेली is controlled by two chief factors. The first is the interest of the advertiser, advertisers from whom it gets the money, which enable it to keep up its large circulation. ठीक है, तो जो एडिटोरियल पॉलिसी है, संपादकीय नीति है, मतलब जो मैं संपादक हूं, मैं न्यूज़पेपर चलाता हूं, तो उसका मालिक कौन कहलाएगा? संपादक कहलाएगा। तो भैया मैं संपादक हूं, तो मेरे साथ में क्या दो चीजें हैं जो कंट्रोल करेंगी? द पॉलिसी ऑफ पॉपुलर डेली। पॉपुलर डेली का मतलब होता है डेली वाले न्यूज़पेपर, जो प्रतिदिन न्यूज़पेपर जो छपता है उसकी बात की जा रही है। इस कंट्रोल्ड, उसे नियंत्रित किया जाता है बाय टू चीफ फैक्टर्स। दो प्रमुख कारक हैं जो उसे कंट्रोल करते हैं। उसमें से पहला कारक क्या है कि भैया द इंटरेस्ट ऑफ द एडवर्टाइजर्स फ्रॉम हुम इट गेट्स द मनी विच इनेबल इट्स टू कीप अप इट्स लार्ज सर्कुलेशन। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था कि जब हम न्यूज़पेपर खरीदते हैं तो ध्यान रखना, हमारे खरीदने से कोई पैसा नहीं मिलता। हम जो न्यूज़पेपर खरीदते हैं उससे न्यूज़पेपर के जो मालिक हैं उनको कोई पैसा नहीं मिलता। पैसा किससे मिलता है? जो लोग न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं। अब जैसे कि एक XYZ कोई एक चैनल है, उस पर एक भाई साहब काम करते हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं, समाज सेवी हैं, और वो कहते हैं कि हम जब भी कोई चीज खरीदेंगे, खाने पीने की कोई चीज खरीदेंगे, तो हम टाइटल नहीं इंग्रेडिएंट्स देखेंगे। यानी कि मेरे पास कुछ है क्या यहाँ पे ऐसा चॉकलेट टाइप का कुछ रैपर पड़ा हो तो मैं बताऊं? कुछ भी नहीं है ऑफिस में, यहाँ मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। आपने सामान्यतः देखा होगा कि जैसे आपने कोई भी एक चॉकलेट खरीदी, चॉकलेट पे आगे तो चॉकलेट के सारे बने हुए हैं, चॉकलेट का नाम लिखा हुआ है। आगे से देखकर नहीं खरीदना है, पीछे की तरफ देखना है, इंग्रेडिएंट्स देखने हैं कि उसके अंदर कितनी शक्कर है, कितना वसा है, कितना फैट है, कितना क्या है क्या नहीं है ना। तो वो चीज बहुत अच्छी लगी मुझे पर्सनली, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। और अभी वो अलग अलग स्कूलों में भी जा रहे हैं, स्कूलों में जाकर के और बच्चों को, आपके जैसे बच्चों को जागरूक कर रहे हैं कि हमें आगे से नहीं पीछे से देख करके सामान को खरीदना है, इंग्रेडिएंट लिस्ट देख करके सामान को खरीदना है। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि भैया जो व्यक्ति आपके अखबार में एडवर्टीजमेंट दे रहा है, आप उसके इंटरेस्ट की बात करोगे, आप उसके रुचि की बात करोगे कि वह क्या चाहता है कि क्या छपे और क्या नहीं छपे। आज मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं अपनी तरफ से कोई वो निकालता हूं, क्या बोलते हैं, चिप्स का पैकेट की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करता हूं और चिप्स बेचता हूं मैं। अब उस चिप्स का विज्ञापन मैं देता हूं दैनिक भास्कर में या दैनिक नवज्योति में या XYZ न्यूज़पेपर में, किसी में भी दे लेता हूं। ठीक है, क्या वो न्यूज़पेपर वाला कभी भी मेरे चिप्स अगर खा के कोई बच्चा बीमार पड़ गया या मेरे बनाए हुए चिप्स खाकर अगर किसी की मौत हो गई तो क्या वो उसकी खबर को छापेगा? क्या
नहीं छापेगा, नेचुरल सी बात है, क्योंकि मुझसे पैसा ले रहा है भाई और मेरे अगेंस्ट छाप रहा है। तो एडवर्टीजमेंट का पैसा मैं तुझे दे रहा हूं और तू मुझसे पैसा कमा के मेरी कबर खोदने पे तुला हुआ है, तो वो तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो इट गेट्स द मनी विच इनेबल्स इट टू कीप अप इट्स लार्ज सर्कुलेशन। इससे पैसा मिलता है ताकि वो अपने बड़े पैमाने पे जो सर्कुलेशन होना है न्यूज़पेपर का वो चलता रहे। नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर डेयर टू सपोर्ट अ पब्लिक पॉलिसी। कोई भी बड़े पैमाने पर जो सर्कुलेट होने वाला न्यूज़पेपर होता है वो कभी भी साहस नहीं करता, हिम्मत नहीं करता कि पब्लिक पॉलिसी का वो सपोर्ट कर दे। हाउएवर, फिर भी मच इन द नेशनल इंटरेस्ट, ज्यादा जो है वो राष्ट्रीय हित में बात की जाती है। दैट माइट कॉन्फ्लिक्ट विद द वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ इट्स एडवर्टाइजर्स। तो वो क्या होता है कि राष्ट्र हित में जो बात की जाती है वह बात कॉन्फ्लिक्ट कर जाती है। कॉन्फ्लिक्ट करने का मतलब होता है विरोधाभासी हो जाती है। किस बात से विरोधाभासी हो जाती है? तो इस बात से विरोधाभासी हो जाती है कि भाई जो एडवर्टाइजर्स हैं उसके जो बड़े पैमाने पर जो है क्या है कि बड़े पैमाने पर एडवर्टाइजर्स जो हैं वो उसका काम करते हैं। तो बड़े पैमाने पर एडवर्टाइजर्स चाहते हैं कि भाई पब्लिक इंटरेस्ट की जो बात है, राष्ट्र हित की जो बात है, उसे ना छापा जाए, इसलिए बड़े न्यूज़पेपर जो हैं उनका कभी भी नहीं छापते। दस, इस प्रकार एनी प्रपोजल टू कंट्रोल द मार्केटिंग ऑफ ब्रांडेड गुड्स एज फॉर एग्जांपल ऑफ Mergen in 1939 will be violently opposed on the loftiest hygienic grounds। तो कोई भी जो प्रपोजल आता है, कोई भी जो प्रस्ताव आता है, जिस प्रस्ताव में लोग ये कहना चाहते हैं कि टू कंट्रोल द मार्केटिंग, कि भाई कोई भी ब्रांडेड चीज है, ब्रांडेड का मतलब कोई बड़े ब्रांड का अगर कोई आइटम है, कोई वस्तु है, अगर उसकी मार्केटिंग को नियंत्रित किया जाना है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मेरेगिन जो है 1939 के अंदर उसके अंदर उसको कंट्रोल करने का प्रयास किया गया था। विल बी वायलेंटली, तो बहुत ही हिंसात्मक तरीके से उसका विरोध किया जाता है। ऑन द लॉफ्टीएस्ट हाइजीनिक, जहां पर उच्चतम स्वास्थ्यप्रद ग्राउंड को देखते हुए उसका विरोध किया जाना चाहिए। बाय द पेपर्स दैट कैरी द ब्रांडेड एडवर्टाइजिंग, उन पेपर्स के द्वारा, उन समाचार पत्रों के द्वारा जो ब्रांडेड एडवर्टाइजिंग करवाते हैं। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ हम देखते हैं, और एनी प्रोडक्ट दैट रिफ्यूजेस टू पे द हाई एडवर्टाइजिंग रेट्स ऑफ अ पावरफुल नेशनल ऑर्गन will be again on the highest moral and hygienic grounds denounced and smashed and driven off the market। और अगर ऐसा कोई ब्रांड है जो बहुत अच्छा ब्रांड है और हाइजीन के मामले में बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, अगर आप देखोगे कि भाई अगर ऐसे लोग जो हैं जो अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं लेकिन बड़े समाचार पत्रों से अपना विज्ञापन नहीं करवाते हैं या उन्हें पैसा नहीं देते हैं विज्ञापन करने के लिए, तो वो न्यूज वाले लोग क्या करते हैं, वो ऑर्गन जो है फिर से हाईएस्ट मॉरल और हाइजीनिक ग्राउंड पर डिनाउंस करेंगे उसे, मतलब बेकार बताएंगे, अपनी खुद की तरफ से पब्लिसिटी करते हैं, अरे ये तो बहुत बेकार आइटम है, स्मैश्ड उसे कुचल देते हैं, ड्रिवन ऑफ द मार्केट, और उस सामान को बाजार से बाहर निकाल दिया जाता है, यानी कि बाजार में उस सामान को रहने ही नहीं दिया जाता। लोगों के बीच में इतनी बुराइयां करते हैं, इतनी बुराइयां छापते हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा हमेशा कि भाई अब मैं देखो किसी ब्रांड का नाम लूंगा तो मैं फंस जाऊंगा, कल को मानहानि का केस मेरे ऊपर लगेगा कि आपने ऐसा खड़े होकर कैसे बोल दिया बच्चों को। तो इसलिए कोई भी XYZ ब्रांड है ना, XYZ कोई ब्रांड है और वो कहता है कि भाई आप हमारा ब्रांड कंज्यूम करो और आपकी हाइट बढ़ जाएगी, आपकी हेल्थ बढ़ जाएगी, तो ये सब फालतू की बातें हैं, उसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है ना। तो ये सारी की सारी चीजें जो है, अगर कोई न्यूज़पेपर है जो उनसे पैसा ले रहा है उनके बारे में छापने के लिए, उनके एडवर्टीजमेंट के लिए, अब मान लीजिए कि वो कभी भी आकर के न्यूज़पेपर आपको ये नहीं कहेगा कि भाई आप आयुर्वेदिक औषधि खाइए या आप बादाम खाइए या आप अच्छा आहार खाइए, संतुलित भोजन करिए, उससे ही आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं। हमेशा वो उन्हीं को प्रमोट करेगा, उन्हीं को सपोर्ट करेगा। Yet you are not allowed to use any product that disassociates itself from the advertising ring। तो फिर भी आप किसी भी तरीके से आपको अनुमति नहीं दी जाएगी कि आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकें जो डिसोसिएट हो। डिसोसिएट मतलब अलग हो, जिसने अपने आप को अलग कर लिया हो एडवर्टाइजिंग रिंग से, यानी कि एडवर्टाइजमेंट वाले जोन से जिसने अपने आप को अलग कर लिया हो। ऑल दिस इज अंडरस्टैंडेबल सिंस अ बिग सर्कुलेशन spells bankruptcy if the paper has to depend on its sale for its revenue। तो
ऑल दिस इज अंडरस्टैंडेबल, ये सारी चीजें बहुत ही समझने के लायक है, मतलब बहुत आराम से समझ में आ जाएगी बात। सिंस अ बिग सर्कुलेशन, इतने बड़े पैमाने पर जो प्रचार प्रसार किया जाता है, स्पेल्स बैंकरप्सी, तो वह दिवालियापन से ग्रस्त हो जाएंगे। अगर द पेपर हैज टू डिपेंड ऑन इट्स सेल्स फॉर इट्स रेवेन्यू, कि पत्र, समाचार पत्र अगर बिकने पर ही, समाचार पत्र अगर बिकने पर ही अपने रेवेन्यू के भरोसे रहने लगे तो दिवालिया हो जाएगा। यानी कि जितना पैसा देके हम समाचार पत्र खरीदते हैं, अगर उतना पैसा ही समाचार पत्र वालों के पास पहुंचे तो वे दिवालिया हो जाएंगे, वे अपना न्यूज़पेपर का काम चला ही नहीं सकते हैं। ठीक है, एवरी न्यूज़पेपर लिव्स इन द परपेचुअल प्रिकेरियस बैलेंस, तो हर न्यूज़पेपर जो है बहुत ही निरंतर और अनिश्चित बैलेंस के साथ, मतलब बहुत डगमग होते हुए चलता है, बहुत ज्यादा बैलेंस्ड नहीं होता है। इट मस्ट इंक्रीज इट्स सेल्स टू जस्टिफाई इट्स एडवर्टाइजिंग रेट्स, और इसीलिए क्या करना होता है, न्यूज़पेपर वालों को अपनी सेल्स को बढ़ाना होता है, ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं उनके न्यूज़पेपर खरीदें, ताकि वो जस्टिफाई कर सके, न्यायोचित ठहरा सके एडवर्टाइजिंग रेट्स को। तो एडवर्टीजमेंट के लिए जो वो रेट्स ले रहा है, तो जैसे मैं कहूँ कि भाई आप मेरे से मांग रहे हो कि एक छोटा सा एडवर्टीजमेंट छपाना है मेरे को, आप उसके लिए मांग रहे हो मेरे से 5,000 रुपए, ठीक है भाई साहब, आपके तो टोटल जो न्यूज़पेपर है टोटल पढ़ते ही 1,500 लोग हैं। अब 1,500 लोगों तक मैं अपनी बात पहुंचाने के लिए 5,000 रुपए आपको दे दूंगा क्या? लेकिन वहीं पर अगर वो कहे कि भाई साहब मेरा जो न्यूज़पेपर है वो ऑल ओवर इंडिया के अंदर, आप ये मान लो कि 5 करोड़ लोग, 10 करोड़ लोग पढ़ते हैं, 50 करोड़ लोग पढ़ते हैं, 20 करोड़ लोग पढ़ते हैं, तो भाई साहब आप फिर तो 5,000 तो क्या है? अपनी बात में 20 करोड़ लोगों तक अगर पहुंचा रहा हूं तो 5,000 7,000 तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, तो इसीलिए हर न्यूज़पेपर को क्या करना होता है, अपनी सेल्स को बढ़ाना होता है, ताकि एडवर्टाइजमेंट में जो पैसा वो ले रहे हैं उस पैसे को वो न्यायोचित बता सके। एंड टू इंक्रीज इट सेल्स, और अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए इट मस्ट सेल इटसेल्फ फार बिलो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और इसी के लिए इन्हें जो बेचना होता है समाचार पत्र, वो अपने उत्पादन से बहुत कम मात्रा में, बहुत कम मूल्य में बेचना होता है ना। उत्पादन का जो लागत है, उत्पादन का जो मूल्य है वो अधिक होता है, और उसी की बजाय जो बेचा जाता है वो कम पैसों पर बेचा जाता है। भी ऐसा ही एक और बढ़िया काम चला है, वो भी मुझे अच्छा लगा, बिजनेस आइडिया था वो। तो उसमें क्या है कि लोगों को पानी की फ्री बॉटल्स दी जाती, जैसे आप रेलवेज के इधर चले जाइए या बस स्टैंड पर चले जाइए या कहीं पर भी पब्लिक प्लेस पर आप अपना स्टॉल लगा लीजिए, फ्री पानी की बॉटल, आपको पानी की बॉटल दी जाएगी, फ्री दी जाएगी। अब उस पानी की बॉटल पे क्या होता है, उस पानी की बॉटल पे 4 साइड, मतलब चौकोर होती है, तो चारों साइड एक एक किसी ना किसी का न्यूज़पेपर दिया, किसी ना किसी का विज्ञापन, सॉरी एडवर्टीजमेंट दिया हुआ रहता है। तो वो आदमी पानी पीता है, पीते पीते अच्छा देखता है, अच्छा ये अच्छा, अच्छा ये अच्छा, ठीक, पानी पी लिया, बॉटल फेंक दी, काम खत्म हो गया। अब क्या है कि जिस व्यक्ति ने पानी पिया उसको पानी के पैसे का भुगतान नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि भैया वो एडवर्टीजमेंट जो उस पे करवा रहे, पानी की बोतल पे अपना एडवर्टीजमेंट करा रहे, वो उस पानी की बोतल का पैसा आपको दे देंगे। इस तरह से अगर हम देखें तो कई सारे बिजनेस इसी मॉडल पे काम करते हैं, जहां पर बात वस्तु की नहीं होती। जैसे अभी एक हाई कोर्ट का या किसी का ऑर्डर आया है, मैं आई एम नॉट वेरी श्योर, एक बार देखना, जब भी आप सिम कार्ड खरीदते हैं तो सरकार कहती है या कोर्ट कहता है कि आप सिम का पैसा नहीं ले सकते, क्योंकि भाई हम आपकी सिम खरीद रहे हैं, हमारी इच्छा सिम खरीदने की थोड़ी, हमें तो आपकी सेवाएं लेनी है, हमें तो आपके फोन की सर्विसेज लेनी है, नेटवर्क सर्विसेज लेनी है। अब आपको हमें अगर नेटवर्क सर्विस देनी है तो उसके लिए अगर कोई चीज हमारे पास होनी चाहिए तो आप दोगे ना, उसका पैसा हम थोड़ी देंगे, क्योंकि हम तो आपको हर महीने पैसा देंगे उसके बाद रिचार्ज करा करके। तो इसलिए एक कोर्ट है, मैंने पूरा ध्यान से तो नहीं पढ़ा था वो न्यूज, लेकिन हाँ एक कोर्ट है जिन्होंने मना कर दिया कि भैया आप पैसा नहीं ले सकते, सिम कार्ड का पैसा नहीं ले सकते। बट इफ इट सेल्स मोर कॉपीज देन इट्स एडवर्टाइजिंग विल पे फॉर, इट फेसेस फाइनेंशियल डिजास्टर। लेकिन अगर वो ज्यादा कॉपीज बेच देते हैं देन इट्स एडवर्टाइजिंग विल पे फॉर, तो एडवर्टाइजिंग वाले जितने उन्हें पैसा दे रहे हैं अगर उससे ज्यादा कॉपी भी अगर वो बेच देते हैं तो ये उनके लिए वित्तीय आपदा का समय आ जाएगा, यानी कि फाइनेंशियल तौर पर उसकी पूरी कमर टूट जाएगी। क्योंकि मान लो एडवर्टीजमेंट करके, एडवर्टीजमेंट का जो आपके पास पैसा आ रहा है वो आ रहा है महीने का 2 लाख रुपए, ठीक है, और आप जो कॉपीज बेच रहे हो वो बेच रहे हो आप करोड़ों की कॉपीज में जा रहा है, तो भाई साहब जो आपका एडवर्टीजमेंट का पैसा आया वो तो आपका पूरा का पूरा उधर ही चला गया, जहां पर आपने
प्रिंट करके और पेपर प्रिंट करके जहां पर आपने भेजा, इसलिए बहुत ज्यादा भी नहीं बेचना है कि भाई जितना पैसा एडवर्टीजमेंट में आ रहा है उतना फोकट के अंदर न्यूज़पेपर बांटने में ही लग गया। कॉन्सिक्वेंटली उसके परिणाम स्वरूप क्या देखने को मिलता है, द मोर वाइड स्प्रेड एंड पावरफुल द ऑर्गन, यानी कि न्यूज का या प्रेस का जो ऑर्गन है वो जितना बड़े पैमाने पर फैला हुआ होता है, जितना ज्यादा शक्तिशाली होता है, द मोर क्लोजली इट हैज टू सबसर्व वेस्टेड इंटरेस्ट, उतना ही ज्यादा वो प्रचार के एक साधन के रूप में सेवा करना। सबसर्व का मतलब है कि भाई सेवा का जो काम कर रहे हैं उतने ही उनके जो इंटरेस्ट है, उतनी ही उनकी रुचि जो है वो खराब होने की संभावना रहती है कि भाई ये रुचि जो है ये पूर्ण तरीके से नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए तो गाइज आज के लिए हम लोगों को इतना ही रखना पड़ेगा। कल हम इसको पूरा 45 से लेकर के 4:30 तक कल हम क्लास लेंगे। आज के लिए प्लीज इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आपने अच्छे से समझा होगा, एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू टुमारो, कल मिलते हैं। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, कल मिलेंगे।